अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद MGT 101 लेसन नंबर आपका 3 है। बहुत सिंपल है और चीज़ें आपने लेसन 2 में ये सारी तकरीबन कवर की हुई, कुछ ऐसी हैं जो आप न्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कैश अकाउंटिंग, कैश से पता चल रहा है वो बात करनी है आपने, वो काम करना है जो कैश बाय हैंड हो। कैश के अलावा आपने बात नहीं करनी कैश अकाउंटिंग में। मतलब पैसे दोगे तो आपको चीज़ मिलेगी, इसके अलावा हम लोग आपसे कोई बात नहीं करते कैश अकाउंटिंग में। इसको देख लेते हैं। आल डीलिंग रिलेटिंग टू कैश, देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट। आपका उधार नहीं है, आप 6 महीने बाद पैसे नहीं दे सकते, कोई प्रॉमिसेस नहीं है। कैश होगी तो आके बात करना हमसे, नहीं तो हमने आपसे कोई बात नहीं करनी। ये है आपकी कैश अकाउंटिंग। इट इज़ अ अकाउंटिंग सिस्टम इन विच इवेंट्स आर रिकॉर्डेड व्हेन एक्चुअल कैश या चेक इज़ रिसीव्ड आर पेड। वही बात कि चेक या कैश आप देंगे, रिसीव होंगे या पेड होंगे तो ये आपका कैश अकाउंटिंग में शामिल होगा। आपकी एक एग्जांपल वो कहते हैं कि देते हैं, यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन्स के जो बिल होते हैं, ये सारे जो हैं जो बिल जनवरी में रिसीव होता है ऑन 15 फरवरी एंड पेड ऑन 25 फरवरी इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉलोइंग कैश अकाउंटिंग प्रैक्टिस। अगर तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है कैश अकाउंटिंग को फॉलो कर रही है तो क्या होगा कि उन्होंने रिकॉर्ड क्या देखने हैं, एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन ऑन 25 फरवरी। उन्होंने पीछे से किसी से जाके नहीं पूछना कि हाँ जी 15 को आपको घर में मिला था वो बिल, आपको शॉप पे मिला था। ऑर्गेनाइजेशन ने 25 का डेट की जो सारे रिकॉर्ड हैं वो खोल लेने और वहाँ से आपका कैश अकाउंटिंग पता चल जानी कि आपने वो पे किया है या नहीं किया। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर इनकम एंड अदर ट्रांजेक्शन्स एज वेल। जारी बात है, इनकम में भी यही चीज़ होती है। इनकम क्या होती है, लोगों की आमदनी होती है, तनख्वाह जो वो लेते हैं काम करके, तो वो भी कैश बाय हैंड दी जाती है तब वो रिकॉर्ड होती है, नहीं तो वो नहीं रिकॉर्ड होती। डेट इज़ टू से इनकम इज़ रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज़ एक्चुअली रिसीव्ड इंस्टेड रिकॉर्डिंग व्हेन इट इज़ अर्नड। ये नहीं रिकॉर्ड किया जाता कि उन्होंने कब कब कमाई थी इनकम या अपनी तनख्वाह। जब उनको कैश दे दी जाती है तब वो रिकॉर्ड किया जाता है, हाँ जी इस बंदे को हमने कैश दे दिया, इस बंदे को इतनी तनख्वाह थी, इसकी वापस इनको दे दिया। ये तो हो गया आपका कैश अकाउंटिंग, मतलब जो बात पैसे के थ्रू होगी वो आपकी कैश अकाउंटिंग है। एक्रूअल अकाउंटिंग, इट इज़ अकाउंटिंग सिस्टम इन विच इवेंट्स आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अकर। मतलब एक्रूअल जो है उसका मतलब मीनिंग जो है वो क्या होता है, हासिल होने का अमल। मतलब आप चीज़ कब हासिल कर रहे हो, तो वो इन्होंने भी वही चीज़ लिखी है कि व्हेन दे अकर, जब वो चीज़ हो रही है तभी आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी एक्रूअल अकाउंटिंग बनेगी। दिस मीन्स दैट इनकम इज़ रिकॉर्डेड व्हेन इट इज़ अर्नड एंड एक्सपेंस इज़ रिकॉर्डेड व्हेन इनक्योर्ड। अब ये बात जो है वही बात है कि आपकी जब इनकम अर्न हो रही है, आप एक दिन जाएंगे आपका प्रेजेंट लग जाएगी, दूसरे दिन जाएंगे प्रेजेंट लग जाएगी, तो वो आपकी जो तनख्वाह है वो सम अप होगी, अर्न होगी, आपकी कमाई ऐड होती जाएगी और एंड पे आपको जितनी आपकी पे आपसे कही गई है वो आपको दे दी जाएगी रिकॉर्ड करने के बाद। और इसी तरह जो एक्सपेंसेस हैं, आप जो खर्च कर रहे हैं वो सारे पैसे आप बाकायदा नोट करते हो कि हाँ जी हमारे पास इतने पैसे हैं, हम लोगों ने इतनी इनकम थी, तनख्वाह थी और हमने यहाँ पे ख़र्च किए, वो एक आपके पास एक्रूअल अकाउंटिंग बन जाता है। दैट इज़ टू से द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑब्टेन द बेनिफिट फ्रॉम इट। और ये मैंने आपको अपनी सिंपल लाइफ में रखा है, और जबकि हम लोग MGT पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस की बात होगी, तो उन्होंने भी यही देखना है कि उनको प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है, कितनी चीज़ें उन्होंने खर्च कर ली हैं और क्या चीज़ उनके पास कितने पैसे बच गए हैं। कंसिडर द एग्जाम्पल यहाँ पे वो कह रहे हैं, द इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूटिलाइज इन द मंथ ऑफ जनवरी सो द एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। ज़ाहिर बात है आपने जितनी बिजली यूज़ की है जनवरी में वो आप रिकॉर्ड जनवरी में ही नोट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप जनवरी में यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और आप जाके मई में अगस्त में जाके उसको रिकॉर्ड करो कि हाँ जी हम लोगों ने जनवरी में इतनी चीज़ यूज़ की थी। मतलब जो चीज़ जिस टाइम पे हो रही है आप उसी टाइम रिकॉर्ड कर रहे हो, वो आपकी एक्रूअल अकाउंटिंग है। नेक्स्ट इनकम आप लोगों को भी पता होगा क्या होती है,
आपकी जो तनख्वाह होती है, जो आप अर्न कर रहे होते हो, चीज़ कमा रहे होते हो। इनकम इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअल होती है, गुड्स वो होती हैं वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब हम लोग जो चीज़ें बनाते हैं उनकी जो प्राइस होती है, और सर्विसेज वो होती हैं जो हम लोग कोई काम करते हैं, मतलब लेबर्स हो गए हैं, मज़दूर हो गए हैं, उन्होंने घर बनाना है या कोई और काम जो काम कर रहे हैं, वो सर्विसेज होती हैं। टू डैट अ बिज़नेस चार्जेस फ्रॉम इट्स कस्टमर, और वो वैल्यूज़, वो चीज़ें जो हम लोग उनके ऊपर चार्जेस लगाते हैं, वो हमारी इनकम हो जाती है। बिज़नेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू मेजर कैटेगरीज। अब बिज़नेस की दो कैटेगरीज़ हैं, वो क्या होती हैं, एक गुड्स के साथ जो करते हैं और एक हम लोग सर्विसेज के साथ। वही चीज़ इन्होंने लिखी है, वन डैट प्रोवाइड्स सेल्स, प्रोवाइड या सेल्स करते हैं, सेल करते हैं, बेचते हैं गुड्स, एंड द अदर प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है, ये दो किस्म की बिज़नेस कैटेगरीज़ हैं। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ कमर्शियल, ये आपके MCQs हो सकते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो कमर्शियली काम कर रही है, तो उसने क्या करना है, वो गुड्स और सर्विसेज जो उसके पास मौजूद हैं विल ऑलवेज़ बी प्रोवाइडेड एट सम प्राइस। जो भी चीज़ उन्होंने बनानी है वो उसकी कोई ना कोई प्राइस रख के आपको चीज़ वो प्रोवाइड करेंगे, मुहैया करेंगे। दिस प्राइस एट विच दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इज़ द इनकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ज़ाहिर बात है, वो प्राइस उन्होंने क्यों रखी है उस गुड्स की, उस चीज़ की, कि उन्होंने उससे अपने जो है बेनिफिट लेना है। जो उनका बेनिफिट होएगा वही उनका इनकम कहलाएगी। एक्सपेंसेस क्या हैं, आपके अखराजात जो आप लोग ख़र्च करते हैं अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए पैसे, वो आपके एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस ज़्यादा कॉस्ट है इनक्योर्ड टू अर्न रेवेन्यू। ठीक है, जो चीज़ आपकी इनकम में आ रही है, आप अगर मैं कहती हूँ कि मेरी इनकम 20,000 है, उसमें मैं कह रही हूँ कि मेरी 8,000 मैंने अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेके आनी है, तो वो मेरी एक्सपेंस कहलाएगी, और जो 12,000 बच गया वो मेरा प्रॉफिट है। इन ऑर्डर टू अर्न रेवेन्यू, अगर हम लोग आमदनी अर्न करना चाहते हैं तो क्या होगा, वन हैज़ टू स्पेंड सम मनी सच एज द कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट आर सोल्ड और द मनी पेड टू द इंडिविजुअल्स हु आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्लस अदर कॉस्ट। अब हम लोगों ने क्या करना है, अगर हम लोग अपनी आमदनी अर्न करना चाहते हैं, अपने कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, तो क्या होगा कि हमारी जो चीज़ है उसमें हम लोग पैसा उसकी प्राइस सेट करेंगे, और वो प्राइस हम लोग किसी और इंडिविजुअल से, किसी और इंसान से, मतलब कस्टमर से, उनसे लेंगे। तब जो है हमारी आमदनी कहलाएगी या आएगी। These costs that are incurred spent by the business to earn the revenue are the expenses of the business। और यही बात है कि वो जो कॉस्ट हम लोग दे रहे हैं लोगों को करने के लिए, जो चीज़ बना रहे हैं, वो हमारे एक्सपेंसेस हैं। मतलब हम लोगों ने बल्ब बनाने हैं, तो बल्ब बनाने के लिए लैंड, जिस ज़मीन पर हम लोगों ने मशीनरी वगैरह लगानी है, वो सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं। मशीनरी लेके आएंगे, वो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, वो भी हमारे अखराजात हैं। ये मैं कमर्शियल बात कर रही हूँ, अपने आम लाइफ की बात नहीं कर रही। अब ज़ाहिर बात है, मशीनरी को चलाने वाला कोई होगा तो हमारा जो है प्रोडक्ट को चीज़ बनेगी। तो लेबर्स आए हैं, उनके भी हम लोगों ने वेजेस देनी, उनको तनख्वाहें देनी, वो भी कंपनी का एक्सपेंस होगा, कंपनी के अखराजात होंगे। उसके बाद कंपनी ने प्रोडक्ट बल्ब बना लिए, बल्ब को एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे आप लोगों ने उनको सेल करना है, बिचवाना है, वहाँ पर लेके जाएंगे। कोई व्हीकल यूज़ करेंगे, कोई गाड़ी यूज़ करेंगे, तो उनको भी हमें पे करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, तो वो भी कंपनी के एक्सपेंस है। नेक्स्ट है प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। नेट इनकम और नेट प्रॉफिट, ये दोनों एक ही चीज़ है। MCQs में पूछ लेते होते हैं कि नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है ना, नेट प्रॉफिट के इक्वल होता है। मतलब ये हुआ कि जितनी हम लोग इनकम ले रहे हैं, जो चीज़ हमारे पास आ गई वापस पैसे के तौर पे, वो हमारा प्रॉफिट है। इज़ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड्स एक्सपेंसेस इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इनकम जो आई हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन ने बल्ब बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगाई है। फैक्ट्री लगाने के लिए उन्होंने 50,000 का पहले जो है पेमेंट या ख़र्चा वगैरह किया है। ठीक है, उस ख़र्चे में लेबर्स को भी लिया रखा, उन्होंने मशीनरी भी ली, जगह भी ली है, और उन्होंने चीज़ बना दी है 50,000 में लगाकर। अब क्या हुआ, उन्होंने एक बल्ब की कीमत जो है वो 100 रुपये रखते हैं, तो जितने उनके बल्ब ज़्यादा बेचे जाएंगे, ठीक है, उतना ही उनको
इनकम ज़्यादा होगी। इनकम जब वापस आएगी वो उनका इनकम एज अ प्रॉफिट आएगा कमर्शियल लेवल पे। वैसे तो इनकम सादा आम अल्फाज में जो बात होती है वो क्या होती है कि हमारी जो हम गरीब आम आवाम है उनकी जो पैसे तनख्वाह होती है वो इनकम होती है। प्रॉफिट इज़ व्हाट इज़ लेफ्ट ऑफ द इनकम आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस पेड एंड इनक्यूर्ड। अब प्रॉफिट क्या होता है? वो सारी इनकम जो बच जाती है आपके पास अपने अखराजात करने के बाद। तो फार्मूला क्या हुआ? नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। कैश इन हैंड एंड प्रॉफिट। अब बात हुई है कि जो पैसे बच जाते हैं आपके अखराजात करने के बाद वो आपके प्रॉफिट होते हैं। अब वो कह रहे हैं जो पैसे हैंड में है वो वाकई प्रॉफिट होता है, ये चीज़ हम आपने देखनी है। वी हैव सेड दैट प्रॉफिट इज़ व्हाट इज़ लेफ्ट इन ऑफ इनकम आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस। हम लोगों ने पर बात यही की है कि जो पैसे हमारे पास बच जाएंगे इनकम में से अखराजात को निकालने के बाद वो प्रॉफिट है। अब बात ये आती है सोचने वाली, इज़ इट द इनकम रिसीव्ड इन कैश लेस द एक्सपेंसेस पेड इन कैश। शायद ऐसा हो सके कि हमारी जो इनकम आ रही है वो कम हो और एक्सपेंसेस हमारे जो हैं अखराजात जो हैं कैश के तौर पे वो ज़्यादा हों। इसकी मिसाल मैं ये कहूँगी, इनकम है मेरी जी, मैं कहती हूँ कि मेरी इनकम 20,000 है, लेकिन मुझे जो अखराजात हैं एक्सपेंस करने हैं या ख़र्चे करने हैं वो 22,000 है। तो उसके लिए क्या करूँगी, मैं किसी और के पास जाऊँगी, उससे उधार लूँगी, जी मुझे 2,000 उधार दे दें, या मैं दुकान पे जाके उनको कहूँगी हाँ जी मुझे 2,000 की चीज़ें दे दें और ये मैं आपको इतने टाइम में वापस कर दूँगी। अब क्या हुआ, इसके लिए एक एग्जांपल देख लें, उन्होंने बहुत अच्छी दी हुई एग्जांपल। अ ट्रेडर परचेजेस सम गुड्स फ्रॉम द सप्लायर फॉर ₹1500। अब क्या हुआ, एक इंसान है वो उस कंपनी के ओनर के पास या सप्लायर के पास गया है, उसने कहा कि हाँ जी मुझे 1500 की चीज़ें दे दें, मैं परचेज़ करना चाहता हूँ, ख़रीदना चाहता हूँ। ज़ाहिर बात है वो ख़रीदने के लिए पैसे होने चाहिए। अब जब पैसे नहीं हैं तो उसने क्या किया, प्रॉमिस कर लिया कि मैं 2 वीक्स के अंदर आपको पैसे ये 1500 वापस कर दूँगा। और ये जो वादा करना होता है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपकी MGT मैनेजमेंट में क्रेडिट ट्रांजैक्शन के नाम से कहा जाता है इसको। अच्छा, अब क्या हुआ, उसी दिन वो कस्टमर जो है, जो ट्रेडर था जिसने वादा किया कि 1500 मैं वापस करूँगा, वो जाता है और वो चीज़ें बेचना शुरू कर देता है। ज़ाहिर बात है उसने चीज़ें ली हैं बेचने के लिए ना, और उसके पास कस्टमर आता है एक, वो कस्टमर 2000 की चीज़ें लेता है, मतलब जो उसने 1500 की सप्लायर से ली थी वही वो 2000 की चीज़ आगे से किसी और कस्टमर को बेच रहा है। अब वो कस्टमर भी ट्रेडर जैसा ही, उसने चलो कह दिया कि वो कहता है कि मैं 1000 रुपये आपको अभी पे कर देता हूँ और 1000 रुपया जो है वो 1 वीक के बाद करूँगा पे। अब बज़ाहिर तो हमें नज़र आ रहा है कि जिसने ट्रेडर ने सप्लायर से ली थी चीज़ें उसके पास 1000 रुपये आ गया, लेकिन ट्रेडर के पास अभी भी कुछ नहीं है। तो क्या ये जो 1000 रुपया उसके पास आया है ये उसका प्रॉफिट है? नहीं, अभी भी नहीं है। क्यों? नाउ एट द एंड ऑफ द डे द ट्रेडर हैज़ 1000 रुपीज़ इन हिज हैंड, आफ्टर 1 वीक ही विल हैव अनदर 1000। एक हफ्ते के बाद फिर दोबारा से उसको 1000 मिलेगा एंड ही विल पेज ₹1500 आफ्टर 2 डेज। ये तो एक सिचुएशन है जो आपको बता दी है, उसको 1000 रुपया मिल गया, 1000 रुपया उसको 1 हफ्ते के बाद मिलना है, लेकिन उन 2000 में से 1500 उसने 2 हफ्तों के बाद उस सप्लायर को देना है जिससे उसने चीज़ एक्चुअल में ली थी। अब प्रॉफिट क्या, वो 1000 रुपया जो उसके हाथ में है? कभी भी नहीं हो सकता। द आंसर इज़ नो, ही स्टिल हैज़ टू रिसीव थाउजेंड्स एंड पे ₹1500। जब तक ये सप्लायर को पैसे नहीं देगा तब तक इसके हाथ में जो पैसे हैं वो प्रॉफिट नहीं है। अब क्या होगा, अनदर एक्सपेंसेस दैट ही मे हैव इनक्योर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेड। अब क्या है, 1500 जब वो दे देगा 1000 रुपीज़ कस्टमर आके ट्रेडर को, उसके पास 2000 हो गए, वो जाएगा सप्लायर के पास, उसको 15 दे देगा, 500 उसके पास जो अब बचा है वो उसका प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसको अपनी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई वैन, कोई कार की ज़रूरत पड़ी हो, तो उसके जो पैसे उसने लगाए हैं वो भी वो माइनस करेगा अपने उस 500 के प्रॉफिट में से। तो उसको जो प्रॉफिट है वो 500 से कम होगा, या कह लो कि 500 है, ये इधर लिखा हुआ उन्होंने वही बात। हिज एक्चुअल प्रॉफिट इज़ 500 लेस एनी अदर एक्सपेंसेस दैट ही इनक्योर्स। अगर तो उसने कोई और ख़र्चा नहीं किया तो फिर तो उसके पास वो प्रॉफिट 500 है,
लेकिन अगर वो खर्चा किया तो वो पैसे भी निकालेगा और फिर उसके पास प्रॉफिट जो है वो 500 से भी कम हो जाएगा, विच इज़ द डिफरेंस ऑफ द टोटल अमाउंट दैट ही रिसीव्स फ्रॉम कस्टमर एंड द अमाउंट ही पेज टू द सप्लायर। तो अब उसके पास जो प्रॉफिट आया वो कहाँ से आया, जो पैसे उसने कस्टमर से लिए हैं 2000 माइनस वो पैसे जो उसने सप्लायर को पे करने हैं 1500, तो 500 प्रॉफिट तब आया। अब बात समझने वाली ये है कि जो हाथ में पैसे होते हैं वो कभी कभी प्रॉफिट नहीं भी होता। टू वर्क आउट द प्रॉफिट वी हैव टू कंसिडर द टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट एक्चुअल पेमेंट हैज़ बीन मेड और नॉट। जब तक हमारी एक्चुअल पेमेंट, हमारा एक्चुअल बात नहीं हो जाती, तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोग इनकम और एक्सपेंसेस को माइनस कर लेते तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपका कैश इन हैंड्स के बारे में कुछ बातें। अब आ रही है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं एक्चुअल में, इसकी तो डेफिनेशन ये लास्ट में 2 पॉइंट्स जो हैं ये लिखी हुई है। अब इसको समझने के लिए पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। वी हैव एस्टेब्लिश, हम लोगों ने ये बना लिया बात, ये बात पक्की कर दी है कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उसको निकालेंगे, इनकम में से माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। अब वो कह रहे हैं कि क्या, पहले तो हमने बात की कि जो पैसे हैं वो इन प्रॉफिट है कि नहीं है। अब कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने डिडक्शन करनी है वो कौन कौन से पैसे हम लोग निकालने हैं अपनी इनकम में से, जो अखराजात हैं वो कौन कौन से निकालेंगे इनकम में से तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा, वो देखनी है। आर ऑल पेमेंट्स दैट वी मेक आर एक्सपेंसेस एंड हैव टू बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम। जो हम लोग खर्च करेंगे वो हमारा जो है एक्सपेंस कहलाएगा और हम लोगों को उसको इनकम में से माइनस करना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं, इसको एग्जांपल के तौर पे ले लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या करना है, पेमेंट्स करनी है। पेमेंट्स क्या करनी है, यूटिलिटी बिल्स भी पे करने हैं, सैलरीज भी पे करनी है, फ्यूल बिल्स भी है, परचेज ऑफ व्हीकल भी है और फर्नीचर्स भी है, एक्सेट्रा और बहुत सी चीज़ें हैं। अब इनमें से जो यूटिलिटी बिल्स हैं, सैलरीज हैं और फ्यूल बिल्स हैं, आर द पेमेंट्स फॉर विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑलरेडी इंजॉयड द बेनिफिट। इस बात को समझने के लिए मैं क्या कहूँगी, आप एक ऑर्गेनाइजेशन लगा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन लगाने में आपने 50,000 रुपये खर्च किए हैं। 50,000 में खर्च करने का क्या किया है, एक लैंड ली है, जगह ली है, उसके बाद आपने मशीनरी लगाई है वहाँ पे, उसके बाद आपने मशीनरी पर काम करने के लिए लेबर्स लगाए हैं। लेबर्स लगाने के बाद आपने बिल, इलेक्ट्रिसिटी है, मशीनरी सारी बात है इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। अब आपने वो सारी चीज़ें लगा के एक प्रोडक्ट बना लिया है, 50,000 रुपये लगा के, मतलब आपने बल्ब्स बना लिए हैं। अब वो जो बल्ब्स हैं आपने किसी और जगह देने हैं सेल होने के लिए, तभी आपको प्रॉफिट आएगा ना, तभी आपकी इनकम होगी। तो वो दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको किसी न किसी व्हीकल की ज़रूरत होगी, किसी न किसी गाड़ी की ज़रूरत होगी, ट्रक की। अब वो ट्रक आप 2 तरीके से ले सकते हो, या तो आप किसी को हायर कर लो कि हाँ जी मेरी जो है चीज़ें यहाँ से यहाँ तक ले जाओ और मैं आपको इतनी पेमेंट कर दूँगा। दूसरी बात यह है कि आप पहली दफ़ा जो है मुश्किल में पड़ जाओ और बाद में आसानी हो जाएगी, आप अपनी व्हीकल ख़रीद लो। अब क्या हुआ, 50,000 उन्होंने लगाया और क्या कहते हैं कि व्हीकल 20,000 की उन्होंने ख़रीद लिया, फर्नीचर भी है, वो सारी चीज़ें। अब वो कह रहे हैं कि जो यूटिलिटी बिल्स हैं और सैलरीज़ हैं ये तो उन्होंने इंजॉय कर लिया उसका बेनिफिट पहले से ही। कैसे कि वो उन्होंने जब बल्ब बेचने के लिए भेज दिए, उनको प्रॉफिट हुआ है 70,000 का। अब जब प्रॉफिट नहीं हुआ, इनकम आई है उनके 70,000। जारी बात है कोई ना कोई प्राइस वो लगाएंगे, प्राइस अब वो होगी जिसमें से उनको कोई ना कोई प्रॉफिट आए। 70,000 रुपये वापस आ गए जो उनके पास, उन्होंने 50,000 लगाया, 70 वापस आया, मतलब प्रॉफिट जो हुआ है वो कितने का हुआ है, 30,000 का। अब 30,000 में से उन्होंने लेबर्स को भी उनकी पेज देनी है, वेजेस देनी है, सैलरीज देनी है, मज़दूरों को उनकी तनख्वाह देनी है, आपने यूटिलिटी बिल्स मतलब बिजली का, गैस का, पानी का बिल भी भरना है। उसके बाद आपके पास उस 30,000 में से 15,000 में कह रही बच गया, तो वो एक्चुअल में उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब उन्होंने इंजॉय कर लिया है, बेनिफिट ले लिया है सब कुछ पेमेंट करने के बाद। अब कह रहे हैं वेयर एज व्हीकल्स एंड फर्नीचर आर द टाइप फ्रॉम विच द कंपनी विल डिराइव द बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब व्हीकल क्या थी,
उस 50,000 में से मैंने कहा था कि 2,000 की 20,000 की उन्होंने व्हीकल ख़रीदी है। अब वो व्हीकल जब ख़रीदी है वो उन्होंने अपने पैसों से ख़रीदी है, लेकिन जब उनकी इनकम आ रही है, जब उनका प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उसमें से पैसे निकालेंगे, साइड पे करेंगे कि हाँ जी इतने का हम लोगों ने अपने पैसे लगा के व्हीकल ख़रीदी थी, अपने पैसे लगा के जो है ट्रक ख़रीदा था, तो ये वाले पैसे ट्रक वाले हम लोगों ने साइड पर निकाल दिए। अब एक दफ़ा हमारा खर्च हुआ है, लेकिन दोबारा से अब हम लोग नेक्स्ट टाइम बल्ब बनाना शुरू करेंगे, बल्ब बन गए तो हम लोगों को ये नहीं कि दोबारा से कोई और ट्रक जो है ख़रीदना पड़ेगा। जो मौजूद है हम लोग उसी ट्रक पर अपनी जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, तो वो हमारा एक्सपेंस नहीं होगा अगली बार हमारी इनकम का। ठीक है, मतलब हम लोग उसको दोबारा से माइनस नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो वो लॉन्ग लास्टिंग हमें फ़ायदा देता जाएगा। वो 20,000 एक दफ़ा हम लोगों ने खर्च कर लिए, लेकिन दोबारा बार बार वो 20,000 हमें फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। If the payment made for the vehicle and furniture is subtracted from the income of the period in which payment was made, the profit for that period will be too low। मतलब क्या हुआ कि आप व्हीकल ले रहे हो 2,000 की, सॉरी 2,000 तो कम हो जाएगा, 20,000 कर लो, 20,000 का ट्रक ले लिया, कार जो भी कह लो। अब क्या हुआ, उसको हमारे पास प्रॉफिट जो हुआ है वो कह लो कि 2,500 हुआ है। हम लोग 20,000 अपना जो पहले लगाया हुआ था वो व्हीकल के लिए वो निकाल लेंगे, तो अब 5,000 जो है हमें एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है एट द स्पॉट, जब हम लोग वो ट्रक वो कार ख़रीदेंगे। लेकिन उसके बाद वेयर एज इन द फ्यूचर पीरियड व्हेन द आइटम विल स्टिल बी प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द कंपनी, देयर विल बी नो एक्सपेंस टू मैच द बेनिफिट। अब जब हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम दूसरी दफ़ा अपनी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है, तो हम लोग नई कार या ट्रक नहीं लेके आएंगे, वही जो 20,000 लगाया था बार बार उसी को हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे, तो हमारा वो जो 20,000 बार बार लगना था वो बच गया है और वो हमारा एज ए बेनिफिट हो गया। This means that we have to distinguish between the payment expenses that provide benefit to the companies immediately and those that last for the long time। अब हम लोगों ने क्या करना होता है, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने फ़र्क करना होता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एट द स्पॉट हमें उसी टाइम पे बेनिफिट देंगी, उसी टाइम पे फ़ायदा देंगे, और वो कौन सी चीज़ें जो हमें काफ़ी अर्से तक फ़ायदा देती रहेंगी। अब जो एक्सपेंसेस हमें इमीडिएटली बेनिफिट देता है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, और जो हमें लॉन्ग पीरियड तक जो है बेनिफिट देता है, प्रॉफिट देता है, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़ जो होती हैं उसको आम जो वर्ड में हम लोग कहते हैं ज़िम्मेदारियाँ कहते हैं। तो ज़िम्मेदारियाँ डेब्ट्स एंड ऑब्लिगेशंस एहसान होता है, डेब्ट्स हमारे कर्ज़े होते हैं। बिज़नेस में हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम लोग जो लोगों ने हम पे एहसान किया होता है, हमें कर्ज़ा दे के उसको हम लोगों ने ज़ाया नहीं होने देना, जो वादा किया है उसको पूरा करना है। तो लाइबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिज़नेस, ये बिज़नेसमैन का ऑब्लिगेशन हम पे एहसान होता है कि उन्होंने हम पे एक वो क्या कहते थे एतमाद किया होता है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं उनसे वो पूरी करेंगे। टू प्रोवाइड अ बेनिफिट और एसेट ऑन द फ्यूचर डेट, और हम लोग वो हमें इस टाइम पे फ़ायदा दे। अब मैं कहती हूँ आपको उधार लेना है, आप जिसके पास जा रहे हो उधार लेने के लिए वो उस टाइम पे आपको फ़ायदा होगा क्योंकि आपको वो उधार दे देगा, लेकिन जब आप उसको दोबारा वापस करेंगे तो फ्यूचर में उस बंदे को दोबारा से आसान फ़ायदा होगा, या कह लो कि प्रॉफिट होगा। हाँ जी, वी हैव डिस्कस क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बार बार मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर कैश नहीं उनको पैसे देने, आपने उनसे वादा करना है कि हम लोग इस टाइम पे आपको पैसे वापस कर देंगे, लेकिन हमें उधार के तौर पे पैसे दे दिए जाएं। Whenever a person purchases something on credit, he promises to pay the goods on a future date। ठीक है, जब भी हम लोग किसी से उधार लेते हैं तो हम लोग उनको कहते हैं कि हम लोग फ्यूचर डेट में बाद में आने वाला कोई दिन है उसमें हम लोग आपको पैसे वापस कर देंगे। दिस इज़ हिज ऑब्लिगेशन, ये हम पर एहसान होता है पैसे देने वाले का, टू पे कैश एट अ फ्यूचर डेट। हम लोगों को ये
बहुत बड़ा एहसान होता है जो हमें पैसे दे देते हैं हमारे कहने पर, एंड दस इट बिकम्स हिज लाइबिलिटी, और ये हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हमने जो बात की है उसको पूरा करना है, क्योंकि हमें वैसे भी इस्लाम में यही कहा जाता है कि जो बात कर रहे हो, जो वादा कर रहे हो उसे पूरा करना है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर या लेसन समझ आया होगा। इतनी मुश्किल बात नहीं थी लेसन 3 में, कोई इतना टफ नहीं था ये। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।